नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक तरह से कह लीजिए एक रियल लाइफ जासूसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी मिस्ट्री जो दशकों से चली आ रही है। ये कहानी शुरू तो होती है प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से, लेकिन हमें ले जाती है बिल्कुल मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी की गहराइयों तक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी द्वारिका की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है साल 1983 में। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। गुजरात का ओखा तट और अरब सागर की बेचैन लहरें। डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने समंदर के उस अनजान नीली गहराई में छलांग लगा दी। वो बस एक रूटीन डाइव नहीं थी। जब वो लोग समंदर के तल पे पहुंचे तो वहां जो दिखा उसने इतिहास की हमारी सारी समझ को हिला के रख दिया। रेत और चट्टानों के बीच कुछ बहुत ही विशाल, अजीब से और साफ साफ इंसानों द्वारा बनाए गए पत्थरों के ढांचे पड़े थे। ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। और बस यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि एक पौराणिक शहर, जिसे पूरी दुनिया अब तक सिर्फ एक कहानी, एक मिथक मानती थी, वो असल में समुद्र की गहराइयों में दफन हो? इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में यही सवाल है। मतलब एक ऐसा शहर जिसे सदियों से सिर्फ एक परी कथा कहकर खारिज कर दिया गया हो, वो अचानक से एक ठोस, देखी जा सकने वाली सच्चाई कैसे बन गया? आइए इस रहस्य के एकदम जड़ों तक चलते हैं। भाग 1, श्री कृष्ण की नगरी, एक स्वर्णिम युग। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्राचीन ग्रंथों से, जब मथुरा पर राजा जरासंध ने एक के बाद एक लगातार 17 भयानक आक्रमण किए, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने एक बिल्कुल नई नगरी बसाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। ग्रंथों के हिसाब से द्वारका का मतलब ही है द्वारों का नगर, और अगर हम इसके स्केल की बात करें ना, तो वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की प्रार्थना पर समुद्र देव वरुण ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 153 किलोमीटर की जमीन दी थी, और इस नगरी को डिजाइन किया था खुद देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने। जरा सोचिए, 9 लाख से ज्यादा भव्य महल, वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। और सिर्फ महल ही नहीं, उस जमाने में भी वहां एकदम एडवांस्ड सिंचाई प्रणाली और पानी की सप्लाई का सिस्टम मौजूद था। ये सचमुच एक स्वर्णिम युग था। भाग 2, श्राप और दुखदंत। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं होता। महाकाव्यों में बताया गया है कि इस शानदार शहर का पतन किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि आंतरिक अहंकार और कुछ बेहद शक्तिशाली श्रापों ने इसे खत्म कर दिया। आइए देखते हैं कि आखिर द्वारका के डूबने की वो नाटकीय चेन ऑफ इवेंट्स थी क्या। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। कौरवों के विनाश से दुखी होकर गांधारी ने श्रीकृष्ण के यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। फिर कुछ सालों बाद श्रीकृष्ण के बेटे सांब की एक शरारत से गुस्साए कुछ ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोढ़े के मूसल और जन्म देगा, जो उनके विनाश का कारण बनेगा। उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया और उसे एक मछली ने निगल लिया। फिर आता है वो आखिरी दिन। उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बने तीर से एक शिकारी ने गलती से श्रीकृष्ण को घायल कर दिया, और उनके देह त्यागते ही वो पूरी की पूरी भव्य नगरी अचानक उफनते समुद्र में समा गई। भाग 3, ऐतिहासिक प्रमाण की खोज। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में। ये मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब 1930 के दशक में अरब सागर के ऊपर उड़ते हुए कुछ पायलटों को पानी के नीचे अजीब सी सीधी रेखाएं दिखीं। और फिर एक 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्र ने पहली बार इस मिथक को इतिहास के साथ लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर एस.आर. राव का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? मतलब उनका विजन एकदम क्लियर था। वो महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट की तरह देख रहे थे। और उनकी ये सोच बिल्कुल सही साबित हुई। 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव ने जो 12 बेहद मुश्किल अभियान किए, उन्होंने ऐसे ठोस सबूत दिए जो प्राचीन ग्रंथों से एकदम सटीक बैठते थे। ग्रंथों में जिन विशाल महलों का जिक्र था, असल में समंदर के 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवारें और 30 से ज्यादा खंभे मिले। ग्रंथों में इसे एक बिजी बंदरगाह बताया गया था, और वहां वाकई में 3 छेद वाले एडवांस्ड पत्थर के लंगर पाए गए। स्वर्णिम युग की बात को हड़प्पा काल से भी पुरानी कलाकृतियों ने साबित कर दिया। ये देखना लिटरली अद्भुत है कि कैसे पुरानी कहानियां और आज की साइंस एक दूसरे से इतनी परफेक्टली मैच कर रही हैं।
भाग 4 हाईटेक मरीन आर्कियोलॉजी। अब आते हैं साल 2001 में। यहां से समुद्री पुरातत्व का एक नया हाईटेक युग शुरू होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एडवांस्ड सोनार का इस्तेमाल किया और समंदर के नीचे करीब 4000 वर्ग मीटर के इलाके का एकदम सटीक डिजिटल मैप तैयार कर दिया। और फिर जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, 9000। जब समंदर से निकाली गई लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों की कार्बन डेटिंग की गई तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। कुछ बर्तन 9000 साल पुराने निकले। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना था। और हाँ, इसके साथ ही वहां 5000 साल पुरानी चीजें भी मिली जो द्वापर युग के टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाती हैं। भाग 5 डूबे शहर का विज्ञान। अब आते हैं सबसे अहम साइंटिफिक सवाल पर। अगर द्वारका सच में इतना विशाल महानगर था तो आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने रातों रात इतने बड़े शहर को पानी के नीचे गायब कर दिया? क्या साइंस के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब है? बिल्कुल है। इसका जवाब हमें प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थ्योरी में मिलता है। डेटा दिखाता है कि 9000 ईसा पूर्व में अरब सागर का जो जल स्तर था वो आज के मुकाबले करीब 25 मीटर नीचे था। लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के स्तर में अचानक से बहुत तेजी से उछाल आया। ये इशारा करता है एक बहुत विशाल समुद्री उभार या भयंकर सुनामी की तरफ। और यही वो साइंटिफिक कारण है जो शहर के अचानक पानी में डूब जाने को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम इन दोनों नजरियों को आमने सामने रख कर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ हमारी माइथोलॉजी कहती है कि ईश्वरीय प्रस्थान और श्राप की वजह से समंदर ने अचानक शहर को निगल लिया, और दूसरी तरफ साइंस कहता है कि ग्लोबल सी लेवल में अचानक बदलाव, सुनामी और भूकंप की वजह से शहर तेजी से जलमग्न हो गया। नोटिस किया आपने? दोनों ही साइड्स असल में एक ही भयंकर ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं, बस उनके समझाने का तरीका और उनकी भाषा अलग अलग है। यहां आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सच के दो हिस्से बन जाते हैं। और इस महान शहर की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। 2007 में पानी के नीचे प्राचीन मंदिरों की दीवारों और ड्रेनेज सिस्टम का पूरा नक्शा बनाया गया। और तो और हाल ही में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद समंदर में गोता लगाकर उन जलमग्न खंडहरों तक जाकर मोरपंख अर्पित किए। आज के समय में द्वारका सिर्फ एक मिथक या कहानी नहीं रह गई है। ये इतिहास, आस्था और आर्कियोलॉजी की जीत का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिंबल बन चुकी है। तो जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक विशाल महासागर एक ऐसे महान और पौराणिक शहर को हजारों सालों तक अपने अंदर छिपाकर रख सकता है जिसे हम सिर्फ एक कहानी मानते थे, तो जरा सोचिए मानव इतिहास के ऐसे कितने और अनसुने, अनकहे अध्याय होंगे जो आज भी समंदर की गहराइयों में या मिट्टी के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद हमारे प्राचीन मिथक सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि वो इतिहास हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है।